Hello friends, you're most welcome in our channel Tutorial Planet. In this video we will see that how to prepare for BSCB class 12th English. देखिए, इंग्लिश की तैयारी जो है वो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ आपको आपके क्लास में नहीं, आप जिस क्लास में जाइएगा या फिर ज़िंदगी में आप कहीं भी जाइएगा तो इंग्लिश जो है वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो जो स्टूडेंट इस बार 10th का एग्ज़ाम दिए हैं और अगली बार जो है 11th में 12th में या फिर उसके बाद भी इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन जो रहता है वो ये रहता है कि इंग्लिश की तैयारी आखिर कैसे करें। ठीक है, ये जो इंग्लिश शब्द है, छोटा सा शब्द है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, इंग्लिश इज़ एन ईजी लैंग्वेज। क्योंकि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं 26 और हिंदी में कितने होते हैं, हिंदी में कितने होते हैं 52 के करीब में होते हैं। समझिए कि जिसमें उतना लेटर है तो वो कितना भारी होगा। हिंदी जो है वो इंग्लिश से बहुत ज़्यादा भारी होता है, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हिंदी में एक शब्द के सैकड़ों पर्यायवाची होते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक वर्ड के होते हैं, इसमें भी होते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसका कोई पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, जैसे सन ले लीजिए, सूरज ले लीजिए, सन का, और हिंदी में आप सूरज का सोचिए कितने सारे पर्यायवाची हैं। तो हिंदी जो है वो अथाह भाषा है, लेकिन इंग्लिश जो है वो उतना भारी नहीं है। आप जितना सोच रहे हैं, आपके दिमाग में जितना कॉन्सेप्शन बैठा हुआ है इंग्लिश को लेकर के, वो उतना भारी नहीं है। एकदम ईजी लैंग्वेज है, लेकिन बशर्ते देखिए आपको सोचना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। तो आप कैसे तैयारी करें इंग्लिश की, चलिए वो अब मैं आपको समझाता हूँ और दिखाता हूँ। सबसे पहले सोचिए कि जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो वो कोई भी लैंग्वेज नहीं जानता, कोई भी भाषा वो नहीं जानता है बोलना। वो क्या करता है वो पहले छोटी सी कहानी सुनिए, उसके बाद चलेंगे कि इंग्लिश में क्या क्या पढ़ें, क्या क्या तैयारी करें। तो जब वो बच्चा जन्म लेता है, छोटा सा रहता है, तो उसे कोई भी भाषा नहीं आती। उस छोटे से बच्चे को आप जिस भाषा बोलने वाले व्यक्ति के पास छोड़ दीजिएगा, वो बच्चा जो है वो बड़ा होकर के वही भाषा सीख लेता है। मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा अभी पैदा लिया है, उसको हम अगर किसी अंग्रेज के घर में छोड़ देंगे तो वो अंग्रेजी बोलने लगेगा। अगर हम उसे किसी हिंदी बोलने वाले के घर में, तमिल बोलने वाले के घर में, मराठी बोलने वाले के घर में, पंजाबी, उर्दू बोलने वाले के घर में अगर हम छोड़ देंगे तो वो बच्चा वो भाषा सीख लेता है और उसे कोई सिखाता नहीं है। जब आप देखते होंगे आपके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, वो उसे आप सिखाते नहीं हैं, बोलना नहीं सिखाते हैं। हाँ, बच्चा जब थोड़ा होता है तो उसको सिखाया जाता है कि बोलो बच्चे, माँ, पापा, ऐसे छोटे छोटे शब्द जो है उस बच्चे को सिखाया जाता है। लेकिन वो बच्चा क्या करता है, देखिए बच्चे को हम बोलते हैं ना कि बच्चे के पास दिमाग नहीं होता, लेकिन वो बच्चा क्या करता है, वो आपको ऑब्जर्व करता है। मतलब वो घर के फैमिली के जो मेंबर्स हैं, वो बच्चा क्या करता है, उन लोगों को ऑब्जर्व करता है, देखता है कि ये लोग कर क्या रहे हैं, ये लोग बोल क्या रहे हैं, और बोल रहे हैं तो ये बात बोलने के बाद वो क्या कर रहे हैं, समझे। तो वो बच्चा पूरी तरह ऑब्जर्व करता है कि अच्छा इसने कहा कि मैं पानी पी रहा हूँ, तो उसने जैसे ही इसने बोला कि पानी पी रहा हूँ या इसने बोला कि पानी लाओ, तो जब देखता हूँ कि बोलता है पानी लाओ तो वो ला करके देता है, तो वो बच्चा समझ जाता है कि ये जो चीज़ है वो पानी है। उस बच्चे को समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बच्चा भी है, जब धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है तब वो खुद से खाना, पानी, पापा, मम्मी, चाचा, जिसको लोग, घर के लोग जिसको जो बुलाते हैं, वो बच्चा भी उसे वही चीज़ बुलाने लगता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा देखता है, समझता है कि यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो बच्चा धीरे धीरे सीख जाता है। यही काम आपको करना है कि इंग्लिश जब आपको सीखनी है तो एक बच्चे की तरह आप ऑब्जर्व कीजिए चीज़ों को, देखिए कि इस चीज़ को क्या बोला जाता है। लेकिन आपके जो बिहार की स्थिति है, तो आपके अगल बगल में तो ऐसा माहौल है नहीं कि आप देखें कि वो व्यक्ति जो है वो क्या बोल रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति, बिहार के जो लोग हैं वो तो इंग्लिश बोलते नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो वो तो हिंदी बोलेंगे, मैथिली बोलेंगे, भोजपुरी बोलेंगे, मगधी बोलेंगे, अलग अलग लैंग्वेज बोलेंगे।
तो आपको इस माहौल से हटना है, क्योंकि आप अब तो बड़े भी हो गए, 10th आपने कर लिया, 11th 12th में हैं तो आप तो बड़े भी हो गए। तो अगर आपको वो माहौल नहीं मिल रहा, अगर वो माहौल मिल जाए इंग्लिश बोलने वाला जहाँ पर 10 लोग इंग्लिश बोल रहे हैं और उस बीच में आप हैं, तो यकीन मानिए आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद सीख जाइएगा देखते देखते। लेकिन अगर आपके पास वो माहौल नहीं है, वो लोग नहीं है, तो क्या कीजिएगा, तब तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अब बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो इसके लिए इंग्लिश की तरफ आप कदम बढ़ाइए, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि यहाँ के इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उस वर्ड्स को समझना, मतलब हिंदी में आप जिस चीज़ को जो बोलते हैं उस चीज़ को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। मैं इंग्लिश बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस वस्तुओं को समझने की बात कर रहा हूँ कि जैसे ये बोर्ड है तो इसे पहले के ज़माने में मतलब हिंदी में से काले बोर्ड को, ब्लैक बोर्ड को श्याम पट्ट कहा जाता है, या कुछ भी, ये मार्कर है, ये शर्ट है, ठीक है। तो छत है तो उसको रूफ कहते हैं। कोई भी चीज़ जो उसे आप जिसे हम हिंदी में कुछ बोलते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ये आपको समझना होगा, सबसे पहली बात ये, ठीक है। देखिए, खैर ये सब चीज़ें आपको ज़रूरी है। इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं तो पर डे, प्रतिदिन के हिसाब से कम जो है 20 से 30 वर्ड इंग्लिश के अभी से याद करना शुरू कर दीजिए। 20 से 30 वर्ड, 30 वर्ड अगर आपने याद किए एक दिन में, ठीक है, 7 दिन तक याद कीजिए, 6 दिन तक, ठीक है, 180 वर्ड्स हो गए। और 6 दिन के बाद 7वें दिन पूरे वर्ड्स को रिवाइज कीजिए। ये काम आपके डेली रूटीन में होनी चाहिए। 30 वर्ड आपको रोज़ याद करना है और हर एक 7 दिन पे, हर एक महीने पे उस वर्ड को जो है रिवाइज करते रहना है, ठीक है। पहला काम आपको वर्ड्स, क्योंकि जब तक आप वर्ड को नहीं जानिएगा कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है तो कुछ नहीं हो सकता। ये काम आपको डेली बेसिस पे करना है। दूसरा काम करना है कि रीडिंग करना है। आप इंग्लिश का कोई बुक पढ़ सकते हैं, कोई भी बुक, बच्चे के क्लास का बुक पढ़िए जो आपको मतलब 1-2 के क्लास का बुक पढ़िए ताकि आपको समझ में भी आए, थोड़ा थोड़ा इजी वर्ड रहता है। या फिर कोई जोक पढ़िए, जोक चुटकुले जो होते हैं, चुटकुला वाला किताब पढ़िए जोक, लेकिन इंग्लिश वाला पढ़िएगा, ठीक है। या फिर कोई ऐसा इंटरेस्टिंग बुक जो आपको समझ में आए, आपको अच्छा लग रहा है, खैर समझ में आए नहीं आए उससे फ़र्क नहीं है, उससे मतलब नहीं बनता है। आपको इंग्लिश पढ़नी है, आपको समझ में आए फिर भी पढ़नी है, समझ में ना आए फिर भी पढ़ना है। बात समझ रहे हैं? हाँ, अगर आप ज़्यादा आपको सीखने की इच्छा है, ठीक है, यू आर एक्सट्रीमली एगर टू रीड, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उस वर्ड को कॉपी में नोट करके उस वर्ड का मीनिंग जो है वो कहीं से खोज सकते हैं, गूगल में, डिक्शनरी में, कहीं से भी खोज सकते हैं आप, ठीक है। तो ये दोनों काम जो है ये आपको रोज़ करना है। और राइटिंग भी करनी है आपको, पढ़ने के साथ साथ 1 से 2 पेज जो है, 1 से 2 पेज आपको रोज़ लिखना है। कम से कम 1 ही पेज लीजिए, 1 पेज इंग्लिश जो है, इंग्लिश में आपको लिखना भी है, 1 से 2 पेज, 3 पेज आपको पढ़ना भी है, 30 वर्ड मीनिंग आपको याद करना है। ये नॉर्मल चीज़ है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं कि इससे आगे आपको क्या करना चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए, ठीक है। तो इससे आगे देखिए, सबसे पहले इंग्लिश के लेटर्स को अच्छे से समझिए, इंग्लिश के लेटर को अच्छे से समझिए, और उसके बाद इंग्लिश के वर्ड को अच्छे से समझिए, सेंटेंस को समझिए। मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे सब बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं उसको 8 भागों में बांटा गया है, नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक, जिसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो ध्यान रखें, जब भी आप इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सब काम आप पहले 1 महीने तक कीजिए। ये जो काम है ये आप 10 दिन 15 दिन कीजिए। इससे क्या होगा, इंग्लिश से आपका लगाव बढ़ेगा। इंग्लिश से जब लगाव बढ़ेगा तब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 भेद हैं, जो 8 पार्ट्स हैं इसके, ठीक है, नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक, नाउन से इंटरजेक्शन तक जो भेद है उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। उसके हर एक बारीकियों को, उसको बारीकी से पढ़िए, उसको अच्छे से समझिए कि नाउन है तो नाउन क्या है, कौन कौन से वर्ड नाउन के अंतर्गत आ सकते हैं, नाउन का प्लूरल बनाया जाता है, नाउन का जो है जेंडर चेंज हो सकता है, तो वो सब समझिए। प्रोनाउन को अच्छे से समझिए, एडजेक्टिव को अच्छे से समझिए, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन सब चीज़ों को, 8 भेद को अच्छे से समझिए। भले इसमें 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, 4 महीना लग जाए, ये 8 भेद हैं। तो 8 भेद पढ़ने में आपको अच्छे से अगर आप पढ़िएगा, 2 महीना तो वैसे काफ़ी, 1 महीना काफ़ी है इस 8 भेद के लिए। पढ़ने वाले के लिए तो 10 दिन काफ़ी है, लेकिन अगर आप
सोचते हैं कि 8 भेद है और बहुत बहुत बड़ा है। ये मत सोचिए कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग, नाउन खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है भाई, जब आप पढ़िएगा अच्छे से तब। इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ 1 से 1.5 महीना, ठीक है। तो ये पढ़ने के बाद आप जो है आर्टिकल्स के बारे में पढ़िए, ए एंड द के बारे में पढ़िए। उसके बाद जो है आप यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, जो कैपिटल लेटर है मतलब बड़े ABCD का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, कैपिटल में ABCD जो यूज़ करते हैं, हम कोई सेंटेंस लिखते तो स्टार्टिंग में बड़े ABCD से लिखते, तो कहाँ कहाँ कैपिटल लेटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उस यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स। इसके बाद पंक्चुएशन पढ़िए, जो हम लोग लगाते हैं ना, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप, तो कहाँ कहाँ लगता है पंक्चुएशन, यूज़ ऑफ पंक्चुएशन, ठीक है, वो पढ़िए। उसके बाद आप आइए किस पर, उसके बाद आप आइए टेंस पर। टेंस से पहले आपको क्लियर करना है ये 8, याद रखिएगा, इसमें वर्ब आता है और वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5, तो वो अच्छे से याद रहना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आप टेंस पर आइए। जब आप टेंस पढ़िएगा तो टेंस के साथ साथ जो है, लेकिन और बात ध्यान रखिएगा, जिस दिन से आप इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं उसी दिन से एक ट्रांसलेशन की कोई छोटी सी किताब, शुरू में कोई हल्की वाली ट्रांसलेशन की किताब बनाना शुरू कीजिए, जैसे कि यह आम है, वह गाय है, वह मदन है, मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं, इस तरह के जो छोटे छोटे ट्रांसलेशंस होते हैं वो बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। उसके बाद जब आप यहाँ पे आइएगा, टेंस पढ़िएगा, तो आपको और अच्छा ट्रांसलेशन बनाने आने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। और जो है आप जो है थोड़े बड़े बड़े ट्रांसलेशन भी बनाना शुरू कर देंगे। तो जब आप टेंस पढ़ रहे होते हैं, तो टेंस जब आप 10 दिन पढ़ लिए, 15 दिन पढ़ लिए, ठीक है, टेंस को अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान में दे रहे हैं, टेंस में कम से कम 1.5 महीना 2 महीना दीजिएगा और अच्छे से क्लियर कीजिएगा टेंस को, ठीक है। जब आप टेंस पढ़ लेंगे तब आप 5 लाइन इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, ठीक है। और आप वर्ड मीनिंग तो याद कर ही रहे हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम भी आपका धीरे धीरे कम होगा। टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस से आप सेंटेंस बनाना आपको जो है ऐसे आने लगेगा, ठीक है। टेंस से पहले आप ये पढ़ लीजिएगा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, उसके बाद टेंस पढ़िएगा, ठीक। हाँ, तो कैपिटल लेटर से पहले यहाँ पर लिख देता हूँ सेंटेंस कितने होते हैं, ये पढ़ने के बाद आइएगा टेंस पे, ठीक, कि कितने प्रकार के ट्रांसलेशन बनाए जा सकते हैं। उसके बाद टेंस पढ़ेंगे। उसके बाद जब आप टेंस पढ़ लीजिएगा, मतलब पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ आप जो है लेटर और एस्से, ये दोनों लिखने की कोशिश करना शुरू कर दीजिए। आप लेटर लिखने लगे छोटा छोटा, पिताजी के पास 200 रुपये मंगवाने के लिए, तबीयत खराब है उसके लिए, स्कूल में छुट्टी के लिए, ये सब इजी लेटर है। तो ये कोई या ऐसा नहीं हो रहा है तो कोई बुक ले लीजिए लेटर ऐसे का, शुरू में उसे देख करके ही, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो लेटर आपको 1 लेटर रोज़ लिखना है और 1 ऐसे जो है आपको रोज़ लिखना है, ठीक है। कोशिश कीजिए खुद से लिखने का, क्योंकि आप टेंस पढ़ रहे हैं तो आप खुद से बना सकते हैं। गलती हो कोई दिक्कत नहीं है, गलती होने दीजिए, हाँ, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि 4 लाइन लिखूं, मैं खुद से लिखूंगा। गाय पर लिखना है तो मैं खुद से 5 ही लाइन लिखूंगा, लेकिन मैं खुद से लिखूंगा गाय के बारे में इंग्लिश में, ठीक है। हाँ, तो ये आपको रोज़ लिखना है और ऐसे भी आपको रोज़ लिखना है। और आपको अपने बारे में, अपने घर में सबके बारे में, आपके अगल बगल में लोग हैं, एक कॉपी लीजिए, उसमें आप माई सेल्फ, मेरे बारे में, मतलब मेरे बारे में नहीं, आप अपने बारे में, माई सेल्फ, मेरे अपने बारे में आप लिखिए। क्या सब लिख सकते हैं आप, ठीक, 10 लाइन 15 लाइन लिखिए अपने बारे में। अपने पापा के बारे में लिखिए, मम्मी के बारे में लिखिए, बहन के बारे में लिखिए, भाई के बारे में लिखिए, अपने दोस्त के बारे में लिखिए, ठीक है, अपने टीचर के बारे में लिखिए, मेरे बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन 5 लाइन 10 लाइन कोशिश कीजिए लिखने का, ठीक है। गलती हो कोई दिक्कत नहीं, आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको भेजिए, उनको दीजिए और वो चेक करके बताएंगे कि सही है कि गलत है, ठीक है। अगर दिक्कत हो तो आप मुझे भी भेज सकते हैं। टेलीग्राम पर आप ट्यूटोरियल प्लानट सर्च कीजिएगा, तो उसमें भी आप अगर कुछ लिखें और आपको लग रहा है कि ये सही है गलत है, चेक करने के लिए आप मुझे भेज सकते हैं। मैं चेक करके बता दूंगा कि यहाँ पे गलत है, यहाँ पे सही है, ठीक है। व्हाट्सएप पर भी कुछ भी कर सकते हैं आप।
थोड़ा मदद कर सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ देखिए, इसके बाद टेंस पढ़ने के बाद या फिर साथ में भी आप वॉइस पढ़ेंगे। वॉइस पढ़ने के बाद आप ये दोनों साथ में भी पढ़ सकते हैं, टेंस वॉइस साथ में पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है आप नरेशन पढ़ेंगे, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक, ये पढ़ेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना मत भूलिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये पढ़ना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने के बाद कॉमन एरर आप फाइंड कर सकते हैं कि कहीं पर छोटी छोटी गलती रहती है, वो कौन सी गलती है, तो वो किससे पता चलेगा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब आप पढ़िएगा, ग्रामर का रूल जब आपको पता चलेगा, तब आप कॉमन एरर फाइंड कर सकते हैं। मतलब सेंटेंस में कोई गलती है तो इस सेंटेंस को करेक्ट करना है, परीक्षा में भी पूछता है, ठीक है, परीक्षा में आपको इस सब में से तो पूछता ही है, ठीक है। रीडिंग करने के लिए आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन देगा, इतना 4 लाइन 5 लाइन 10 लाइन लिख देगा, उसमें से उसको पढ़िए और नीचे में जो क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिए, ये आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में से देगा। लेटर पूछता है, ऐसे पूछता है, ठीक है। उसके बाद कॉमन एरर पूछता है, वर्ड मीनिंग, गलत वर्ड मीनिंग दे दिया, उसको करेक्ट वाला मीनिंग कौन सा है वो देता है, कि वर्ड एक गलत वर्ड दे दिया है और उसमें करेक्ट स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, किसका स्पेलिंग सही है, वो चेक करना है। तो वर्ड मीनिंग आप याद कीजिएगा। और मैं बता दूं, ये जो 20-30 वर्ड याद कीजिएगा, तो अगर आप 11th में है, 12th में है, तो आप अपने बुक का याद कीजिए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि आपको बुक में भी काम देगा। हाँ, वैसे आप जो जैसे घर के सामान का नाम इंग्लिश में, जो पहनते हैं कपड़ों का नाम इंग्लिश में, तो ये सारी चीज़ें आप याद करें, अच्छी बात होगी, ठीक है, आपके लिए अच्छा होगा। हाँ, तो ये वर्ड मीनिंग गलत रहता है, कोई सेंटेंस गलत रहता है, उसको करेक्ट करना होता है, तो वो आप सेंटेंस जो गलत रहता है उसको जो करेक्ट करना रहता है, वो अक्सर आपको कहाँ से मिल जाएगा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन टैग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन टैग तो बहुत आसान है, परीक्षा में पूछता भी नहीं है, इतना आसान है तो क्वेश्चन टैग भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए। तो ये सारी चीज़ें जो है ग्रामर में आपके इंग्लिश की परीक्षा में, बिहार बोर्ड के क्लास 12th के फाइनल एग्ज़ाम में ग्रामर इसी सब में से रहता है, ठीक है, और ज़्यादा कहाँ से देगा, कुछ नहीं देता। अगर आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से कर लिया, तो अगर कुछ अलग दे भी दिया तो फ़र्क नहीं पड़ता है, बना लीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं बुक पे। बुक कैसे पढ़ें? देखिए, बुक पढ़ने के लिए सबसे ये तो ग्रामर की तैयारी कैसे करना था ये बताया है। बुक पढ़ने के लिए सबसे पहले बुक का जो चैप्टर है उसको आप समझिए, उसको पढ़िए। ये देखिए, रीडिंग वाला आप बुक में से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बुक को पढ़िए और उसका अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, अच्छे से मैंने समझाया है। तो बुक को पढ़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसमें जो मीनिंग नहीं है, वो नहीं पता आपको, उसको लिखिए, ठीक है। जब आपने बुक पढ़ लिया, पूरी कहानी आपके समझ में आ गई, उसके बाद उस बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद से बनाइए, ठीक है। खुद से नहीं बन रहा है तो कोई बुक ले लीजिए ऑब्जेक्टिव वाला, नहीं तो खुद से बनाइएगा तो और बेहतर है। मैंने वीडियो में बनाया हुआ है, वो कलर कर दिया मैंने लाइन को, तो वो आप देख सकते हैं। खुद से ऑब्जेक्टिव बनाइए और या फिर कोई बुक ले लीजिए। उसके बाद पहले ऑब्जेक्टिव याद कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर खुद से खोजिए। खुद से नहीं मिल रहा है तब कोई नोट का सहारा लीजिए, या फिर मैंने वीडियो बनाया है उसमें भी आप देख सकते हैं, मैंने समझाया अच्छे से, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर आपने खोजा, क्वेश्चन आंसर को याद नहीं करना है, यह बात याद रखिएगा, क्वेश्चन आंसर याद नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर को समझना है, बनाना है, हो गया, ख़त्म। याद नहीं करना है क्वेश्चन आंसर। परीक्षा में उसके बदले में दूसरा क्वेश्चन रहता है तो वो दूसरा बनाएंगे, ठीक है। चैप्टर राइटर पूछता है आपका, तो चैप्टर राइटर का ट्रिक मैंने बताया है, वो आप देख सकते हैं एक वीडियो में, आपको याद हो जाएगा। चैप्टर राइटर रटने का काम नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नोवेल और नोवेलिस्ट का नाम पूछता है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश होगा, पतला वाला किताब होगा, उसके चैप्टर को पढ़ना मत भूलिएगा। हर उस चैप्टर को, उस बुक को, जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश वाली बुक है उसको पढ़िए, बहुत सारा ज्ञान का बात उस बुक में है, ठीक है। उसको पढ़िए, समझिए, मैंने बनाया वो वीडियो तो आप देख सकते हैं।
तो उसको समझिए और उसमें से जो पॉइंट है, जो अच्छा अच्छा पॉइंट है, उसको आप कॉपी में लिखते जाइए। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का बुक है वो, मतलब इंग्लिश की ही कहानी है। इंग्लिश कैसे पैदा हुआ, इंग्लिश कैसे आगे बढ़ा, इंग्लिश में कैसे कितने लोगों ने योगदान दिया, कौन कौन से ऑथर, कौन कौन से पोइट इन लोगों ने योगदान दिया। जो फेमस पोइट हैं उनका नाम है उसमें, उनके द्वारा लिखे गए नॉवेल्स हैं, उनके द्वारा लिखे गए किताबें हैं, तो उन किताबों का नाम लिखिए, उनके ऑथर का नाम लिखिए। वो परीक्षा में पूछता है 5 नंबर का, समझे। हाँ, तो वो हो गया आपका। उसके बाद बुक से जो है चैप्टर राइटर का नाम है, उसके बाद समरी पूछता है एक कि इस चैप्टर के बारे में लिखिए। तो जब आप चैप्टर अच्छे से समझ चुके हैं, ये सब आप पढ़ ही रहे हैं, मतलब आप इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं, चैप्टर आपके समझ में आ चुका है, तो समरी लिखना तो बाएं हाथ का खेल है। आप खुद भी लिख सकते हैं समरी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो समरी हो गया। क्वेश्चन आंसर पूछता है तो क्वेश्चन आंसर बोले, याद नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव पूछता है, ओवरऑल हो गया आपका 100 मार्क्स। अगर आपने अच्छे से तैयारी किया 2 साल में, 11th में है तो 11th 12th, तो एग्ज़ाम का तो खैर जो भी है 70 मतलब 80 90 100 नंबर जो भी आएंगे वो बाद की बात है, लेकिन आपका इंग्लिश पे पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। आपके अंदर जो है यू विल बी कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि नहीं मुझे भी थोड़ी इंग्लिश आती है। उसके बाद आपके लिए तैयारी करना आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पढ़ते रहिए और हमारा चैनल देखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।